नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मैं आपको आज उस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने ना सिर्फ बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है, बल्कि लगातार अपने काम से, लगातार अपनी क्रियाकलापों से हम सभी बुंदेलखंड वासियों को गौरवान्वित किया है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं देवराज। देख रहे हैं, बहुत स्वागत है। तो देव, सबसे पहले आप अपने परिचय में क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को? मेरा नाम देवराज है और वैसे छतरपुर के लोग मुझे देवेंद्र नाम से जानते हैं। आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन परिवार में? मेरे परिवार में मेरे माँ पापा जी। मेरा एक भाई, 2 बहन, बस हम 6 लोग हैं। और बाकी भाई की शादी हो गई है तो एक सदस्य और बढ़ गया है, बहनों की शादी हो गई है तो वो अपने अपने ससुराल में हैं। जी। तो घर में वैसे ही 6, पहले तो 6 अभी हैं। बिल्कुल। परिचय के बाद अब हम जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा के बारे में। आपका एजुकेशन का जो सफ़र है वो कैसा रहा? मेरी जो पढ़ाई है, मैं कक्षा 1 से लेके 7वीं 8वीं तक मैं गांव में पढ़ा हूँ, बगौता में। फिर उसके बाद छतरपुर शहर, तो मैंने 9, 10, 11, 12 तो मैंने छतरपुर से की। और उसी पढ़ाई के दौरान मैंने स्कूल बहुत बदले। जी। स्कूल इसलिए बदले क्योंकि ना फेल होने का डर रहता था। फेल होने का डर तो रहता, लेकिन फेल भी बहुत हुआ। तो यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन हाँ, मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। और जिसमें प्राइवेट सरकारी ये बदलते ऐसे चलता रहा। तो शिक्षा का ऐसा रहा। और फेल इसलिए हुआ क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और जैसे तैसे करके पढ़ना तो ज़रूरी था ही। तो मैंने पढ़ाई में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरी, ड्रामा से मैंने MA किया, आखिरी 2018 में सबसे ख़त्म हुआ। तो शिक्षा तो अच्छी ही रही, बीच में छोड़ने का मन भी हुआ, लेकिन नाटक के चक्कर में पढ़ाई छोड़ नहीं पाया। नाटक ने पढ़ाई पूरी करवा दी। मेरे जीवन में एक मित्र आया 8th के बाद, 9th जब कर रहा था, मोहम्मद ऐशा। उसने बताया कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो उसकी बात मान ली। और एहसान ने मुझे पढ़ाया भी है। और भी दोस्त हैं, रमाशंकर है, उनने भी मुझे पढ़ाया है। मेरी एक महिला मित्र है, उन्होंने भी मुझे पढ़ाया है। तो मेरी 10th 12th तक लोग ना मुझे पढ़ाते रहे कि ऐसे जैसे करके इसकी पढ़ाई पूरी करवाई जाए। 12th में तो मैं ये सोच चुका था कि मुझे अब पढ़ना नहीं, हो गया, अब नाटक करना है, नाटक कर लेंगे, नाटक करने में क्या ही लगता है। लेकिन फिर जैसे तैसे करके पढ़ाई करना ज़रूरी था, इसीलिए हम पढ़ाई करते। और जब 12th पहुँचे तो MPHD का फॉर्म डाला। तो MPHD का फॉर्म डालने के बाद हुआ ये कि 12th बेस पे डाला था, लेकिन अगले साल वो ग्रेजुएशन हो गया। तो फिर 12th बेस तो डाल नहीं सकता, इस चक्कर में मुझे ग्रेजुएशन करनी पड़ी। तो जब ग्रेजुएशन की, फिर दिया तो नहीं हुआ तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। तो ऐसे वो नाटक ने ना शिक्षा के सफ़र को बढ़ा दिया। तो नाटक के कारण मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। वैसे आपने कभी सोचा नहीं था कि मुझे नाटक की फील्ड में जाना है, या डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है? ये कब तय हो पाया कि मुझे एक्टर बनना है? ये एक्टर बनने का नहीं था कि एक्टर बनूंगा या एक्टिंग करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। कब? तो ये लक्ष्य डिसाइड हुआ 12th में कि वो भी एक्टर का नहीं, नाटक करूंगा। वो इसलिए कि मैंने, क्योंकि अपनी लाइफ में मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, कि मैंने बहुत सारे काम किए अपने जीवन में, यानी कि जिनका कोई वो नहीं है कि मुझे ये करना है। मुझे जो सामने दिखता था ना, वो करने लगता था। सोच लिया करना है। तो ऐसे पहले डांस करता था आपके साथ। डांस फोक, बुंदेली फोक शुरू किया था। तुम्हारे विश्वास से उनके पास चले गए। उनके पास तो हम गए
तुम तो भाई रिहर्सल छोड़ के ही भाग गए, अच्छा। हमें वहाँ छोड़ दिया और तुमने फिर नाटक नहीं किया, हमें बस वहाँ जोड़ दिया, हमें अच्छा लगा तो हम जुड़े रहे। जुड़े रहे। तो यहाँ जुड़ते हुए डिसाइड ये हुआ कि उसी शायद 10th थी उस टाइम, हाँ 10th थी। तो वो करते करते ना तो फेल हो रहा था मैं, हर सब्जेक्ट हर साल फेल हो जाता था, हर क्लास में फेल हो रहा था। तो जब ये देखा कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद हो जाती है, एक एक डायलॉग याद हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं, आधे आधे पेज के 23 लाइन के, वो याद नहीं होते थे। मैंने कहा ना मैं अब यही करूँगा, मैं नाटक ही करूँगा, ऐसे मैंने डिसाइड कर लिया। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं यही करूँगा। अच्छा, तो बस पकड़ ली वो बात, करता रहा। और उसी टाइम पे देवेंद्र मिले मुझे, देवेंद्र अहरवाल, तो वो दोस्ती आज तक हमारी है। और इधर छतरपुर में सर से तुमने मिला दिया था, देवेंद्र सर से, तो देवेंद्र सर से मैंने हर एक चीज़ बारीक किया। नाटक की शुरुआत अगर देखा जाए तो नाटक की शुरुआत में उन्हीं के साथ से में चलता गया सर। फिर सर ने मुझे एक एक चीज़ का मार्गदर्शन दिया कि कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे नाटक किया जाता है, कैसे कैरेक्टर को अपने अंदर ढाला जाता है। तो बारीकियाँ मैंने शुरुआती बारीकियाँ तो उन्हीं से सीखी। और एक्टिंग तो पहले भी करते, लेकिन डिसाइड नहीं था कि एक्टर ही बनेंगे या एक्टिंग ही करेंगे। वो 2020 में हुआ था। साल दर साल बढ़ते गए आगे, देवेंद्र का मार्गदर्शन, सर का मार्गदर्शन, नीरज दादा हैं उनका मार्गदर्शन। तो मेरे जीवन में ना दोस्तों की बहुत बड़ी अहम भूमिका। और मैंने दोनों जगह इंटरव्यू दी और उनका टेस्ट दिया जो होता है। तो मैं MPHD की कहानी ऐसी है कि मैं 2012 में पहली बार दिया था 12th बेस, तो वहाँ तक भी फाइनल में पहुँचा था, तो नहीं हो पाया एडमिशन। फिर वो बताया ना अगले साल ग्रेजुएशन बेस कर दिया उन्होंने, तो फिर मुझे ग्रेजुएशन करनी पड़ी उसके लिए कि चलो MPHD में एडमिशन लेना है। तो इसी तरीके से वो फिर ग्रेजुएशन की 2016 में फिर दिया, फिर फाइनल तक पहुँचे, नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मैं मान ही चुका था कि मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी इसी में। तो जब वो 2016 में नहीं हुआ ना, तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था, इतना बड़ा धक्का कि ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँगा, ऐसा वाला सवाल पैदा हो गया। फिर कैसे भी करके दोस्त अपने थे देवेंद्र, उन्हीं को फ़ोन लगाया कि दोस्त यार नहीं हुआ मेरे एडमिशन। तो बोलते हैं कोई नहीं दोस्त, देख लेंगे कुछ और। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो मुंबई चलते हैं, मुंबई में जो कुछ होगा, गिरते पढ़ते उठते बैठते कर ही लूँगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। लेकिन 2016 में फिर भी नहीं जा पाया। फिर के MA करने चला गया ड्रामा से ग्वालियर, तो 2 साल वहाँ। हाँ, जब MA करने पहुँचा ना, तो वहाँ एक चीज़ समझ में आई कि मैं इतने पिछले 8 सालों से जो कर रहा था वो प्रैक्टिकल था, लेकिन मैंने थ्योरी पढ़ी MA में आके, ड्रामा की, फिल्म की, ये सब चीज़ें मुझे वहाँ से मिला नॉलेज पूरा। और जब MA ख़त्म हुआ मेरा, तो फिर MPHD NSD दोनों जगह जाने का मैंने प्रयास किया, त्याग दिया। फिर अच्छा त्याग ही। हाँ, फिर मैंने त्याग ही दिया, फिर प्रयास नहीं किया। प्रयास तो किया 2016-17 तक, 18 तक भी प्रयास किया, लेकिन जब डिग्री हाथ में आई ना, तो फिर मैंने कहा अब पढ़ना नहीं है, अब काम करना है। तो फिर प्ले किए कुछ, फिर 2021 में बस प्ले किए। बढ़िया देव, आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हम ड्रामा प्ले करते हैं या जब थिएटर करते हैं तो वो एक्सपीरियंस अलग होता है, और जब हम कैमरे के सामने होते हैं तो उसका एक्सपीरियंस कुछ बहुत अलग होता है। तो इन दोनों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे इन दोनों के परफॉर्मेंस को लेकर? देखो, मैंने कैमरा सबसे पहले फेस तो कर लिया था 2009 में। मैं बुंदेली फिल्म बनती है हमारे छतरपुर में, बनती रही, हिमालय यादव हैं आजकल बुंदेली सुपरस्टार के नाम से फेमस हैं पूरे बुंदेलखंड बेल्ट में। तो मैंने सबसे पहली फिल्म अगर देखा जाए तो उनके साथ की थी 2009 में, होने हैं पतो नहीं है। उसी से मैंने कैमरे, लेकिन मुझे कैमरे का तब कैमरे से मतलब, उन्होंने बोला कि कैमरे में नहीं देखना है तुम्हें,
बस बाकी तुम्हें अपना काम करना है। तो उस तरीके से मैंने कर लिया, हो गया। फिर भी लेकिन कैमरे का नॉलेज नहीं था कि कैमरा कैसे फेस किया जाता है, कैसे कैमरा एक्टिंग होती है। तो उसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि ऋषिदेव सिंह है छतरपुर में, अच्छे सिनेमेटोग्राफर हैं छतरपुर के। और तो ऋषि मुझे मिला 2020 में। ऋषि ने मेरा एक प्ले देखा था जाति पूछो साधु की। हाँ। तो उसमें उसको एक मेरा जो कैरेक्टर था बबना का, उसको बहुत पसंद आया। तो वो मुझसे बाद में मिलता है, कहते भैया ना अपन कुछ करते हैं। मैंने क्या करते हैं? बोले कुछ बनाते हैं अपन। तो हमने क्या किया कि वो कैरेक्टर उठा के हम मार्केट में ले आए बबना। तो बबना जो है ना, तो बस हम कुछ नहीं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं। उसने कैमरा उठाया, मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मेरी एक गाड़ी है हैवी ड्यूटी लूना। तो हम उसको लेके और वही कॉस्ट्यूम जो नाटक में पहनी थी वही कॉस्ट्यूम मैंने इसमें पहनी और छतरपुर घुमाना बबना शुरू करता है। तो हमने वो पूरा वीडियो बनाया, फिर उसका आउटपुट देखा क्या निकल के आया। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे है। तो वो एक बहुत लाइक किया लोगों ने लाइक किया, पसंद किया। तो ना वहाँ से फिर हमारी शुरुआत हुई। लॉकडाउन की बात है। कैमरा एक्टिंग ना लॉकडाउन में शुरू हुई अच्छे से। तो लॉकडाउन में ना ये हमारे पास कुछ काम नहीं था। हम 4-5 लड़के, प्रांजल, मैं, ऋषि, वैभव, रवि, लखन, एक रूपेश असाटी जी, ये हम लोग की एक टीम बन गई। तो हमने किशोर कुमार के जो गाने थे ब्लैक एंड वाइट उस ज़माने के, हमने उन पे एक्ट करना शुरू किया, उनको रीशूट किया। और वो ऊंचाई जो आपने पाई है, मुझे लगता है कि आपने जो निर्णय लिया कि बॉम्बे जाना है, मुंबई में कुछ करना है, तो वहाँ की जर्नी कुछ शेयर करना चाहें। जब आप पहला कदम आपने बॉम्बे में रखा, बॉम्बे जाने का वो मेरा क्या एक्साइटमेंट? बॉम्बे में नहीं जा रहा था। मैं छतरपुर में फंसा हुआ था, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां थी कि जब तक घर की जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होंगी हाँ। तो कैसे ही जा सकता हूँ, क्योंकि घर का बड़ा लड़का भी हूँ। तो बिना उनके तो मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि बहनों की शादियाँ थी। अब मैं मुंबई जाता, मुंबई से बार बार लौट के नहीं आ सकता। तो मेरा मानना ये था कि जिस दिन मुंबई जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आना चाहता, बार बार नहीं आना चाहता घर के कामों से। तो मैं वो अपने माँ बाप के लिए तो वो उतना तो कर ही सकता। वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए कि ऐसा कुछ किया हो कि बहुत बड़ा वो कर दिया, लेकिन इतना तो कर सकता था कि उनकी मैं मदद उनके साथ खड़ा रह सकता था उन चीज़ों के लिए। तो मैं वो करके फ्री हो गया कि अब मैं मुक्त होकर अच्छे से जा सकता हूँ। तो मैं 2021 में ऋषि ने लिख दिया था एक चार्ट पे, एक बोर्ड बना रहे थे हम लोग। तो हम जब 1-1.5 साल हो गया हमें काम करते करते साथ में, तो ऋषि ने बोर्ड में लिख दिया कि भैया आप नवंबर में मुंबई जा रहे हो। तो मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा चाहिए ना यार मुंबई जाने के लिए। मैं इसी चक्कर में भी नहीं गया कई बार, तो कि यार उधर स्टे करने के लिए पैसा लगता है। तो ऋषि ने लिख दिया कि आपको टिकट मिल जाएगी नवंबर में, आप 1 नवंबर को मुंबई जा रहे हैं। ऋषि का ये विश्वास था। और 2 व्यक्ति और हैं मेरे जीवन में, 2 कह को एक और व्यक्ति है, जैसे लखन है हर बार, अच्छे म्यूजिशियन है, अभी आजकल अच्छा काम कर रहे हैं। और अघोरी अमली सिंह और अंकित रावत और अघोरी अमली, ये लोग ना ऐसे भैया कर कहा रहे तुम्हें, तो जाओ बम्बई जाओ। तो ऐसे करते ना सबके बहुत, मैं ऐसे नाम लूँगा तो 50 जो मिलता था वो यही बोलता था। तो 2021 में ऋषि ने बोला कि तुम्हें जाना है मुंबई, चाहे कुछ भी कर लो, जाना, चाहे घिसो पिटो कुछ भी करो, मुंबई आना है आप। मैंने कहा ठीक है भाई देख लेंगे। तो वो उनने डेट लिखी, मैं वर्धा गया, वर्धा से मैंने मुंबई की कर ली, क्योंकि देवेंद्र हमेशा बोलते रहते थे कि मुंबई आओ दोस्त, देख जाओ समझ जाओ कि कैसे रहते हैं अगर कैसे काम करते हैं। तो वो देवेंद्र ने ही बुलाया था मुंबई। फिर मैं 10 दिन के लिए घूमने के लिए गया था कि चलो मैं 26 सितंबर की बात है 2021, मैं दादर स्टेशन उतरता हूँ। जैसे ही गेट खुलता है मैं रखता हूँ पैर, पुलिस वाला ऐसे पकड़ता है, ऐसे रखता है और पूरा बैग खोल देता है, छान डालता है इधर उधर, पूरा सब चेक कर डालता है हर जगह। ऐसी कोई जगह नहीं बचती जहाँ वो चेक ना करे। मैं ये कन्फ्यूजन में रहता हूँ कि भाई ऐसा क्या कर दिया मैंने कि जिस तरीके से चेकिंग हो रही है मेरी।
कुछ नहीं, लेकिन स्वागत बहुत अच्छा हुआ था, वो जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। फिर वहाँ से मैं दादर से सेंट्रल लाइन को उतरा, सेंटर से फिर मैं वेस्टर्न लाइन गया। तो पहला अनुभव लोकल का कोई बात मुझे अनुभव नहीं है कि कैसे क्या। तो मैं टिकट ले लाइन में लगा, तो मैंने लगा पता नहीं किराया भी नहीं पता कितना लगेगा, तो मैंने 100 का नोट लेके खड़ा हो गया कि सब मुझे देख रहा है कि सब लोग 10-10 रुपये 20-20 रुपये दे रहे हैं, और मैं 100 का नोट लेके खड़ा हूँ। मैंने कहा मुझे अंधेरी जाना है, तो उन्होंने बोला 10 रुपये दो, मैंने 10 दे दिए। अब मैं उधर कन्फ्यूज हुआ, स्टेशन में जैसे पहुँचा रेल प्लेटफॉर्म पे, अब मैं कन्फ्यूज था किस ट्रेन से जाना है, इससे जाना, इससे जाना, इससे जाना, ये दिमाग में चल रहा है मेरे। और एक बैग बड़ा वाला और 2 बैग लिए हुए, तो एक फूल वाला बैठा था सबसे लास्ट में। तो एक ट्रेन आनी थी, 2 ट्रेन चलती हैं लोकल में, एक स्लो एक फास्ट, ठीक है। जो स्लो होगी वो हर स्टेशन पर रुकेगी, और जो फास्ट होगी वो मुख्य मुख्य स्टेशन पर रुकेगी। तो बोला एक स्लो आएगी, एक फास्ट आएगी। तो मैंने कौन से किस पे आएगी, फास्ट में बैठूँ। तो मुझे लगा कि फास्ट का टिकट अलग होता होगा, तो फास्ट का टिकट अलग होता होगा, तो मैंने 10 रुपये का टिकट लेके बैठा हूँ। सो मैंने भाई किस में, वो पता क्या बोलता है, गांव से आया है क्या? मैंने हाँ गांव से आया हूँ। हाँ, ये था मुंबई का उधर पहुँचने का ये। फिर देवेंद्र ने मुंबई घुमाया, दिखाया। पहले दिन जाके ऑडिशन बना रहा हूँ। अच्छा, पहले ही दिन से? हाँ, पहले दिन ऑडिशन बनाना शुरू हो गया, तो अच्छा स्वागत हुआ था। और मैं गया था घूमने के लिए, उन्हीं 10-15 दिनों में मुझे एक वेब सीरीज में काम भी मिल गया था। अरे बाप रे, ये तो गुड लग रहा है। हाँ, ये तो सच में गुड लगी था। वहाँ उससे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं इस जगह के लिए हूँ, मुझे यहाँ मिलेगा काम, मुझे ऐसा फील हुआ। तो हर मेरे जीवन में ना हर किसी का रोल है, जैसे आपका रोल है शिवेंद्र सर से मिलाने का, बिल्कुल, है ना। आपका जैसा रोल है ऐसे ही हर किसी का कोई ना कोई रोल मेरी ज़िंदगी में हाँ, है, आपको जोड़ के गए कड़ी से। मुझे ऊपर बढ़ाने में। और मेरे सच में मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं मैं अगर आज जो भी हूँ, माँ बाप तो पहले हैं, लेकिन माँ बाप के साथ साथ मेरे दोस्त भी बहुत मायने रखते हैं मेरे जीवन में, क्योंकि उनके बिना मुझे लगता है कि मेरा जीवन कुछ है। हाँ, ये लंबा सफ़र तय करने में बड़ा सहयोग रहा है। अभी तो सफ़र बहुत लंबा है, तय नहीं हुआ है, तो ये। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि आप मुंबई में हैं, ब्रेक मिल गया है और कई फिल्मों के लिए आपने साइन कर लिए हैं, और औरों में कहाँ दम था, उसमें अजय देवगन के साथ एक मुख्य आपकी बातचीत रही। तो उस दौरान के कुछ अनुभव आप बताना चाहेंगे, जो पहला ब्रेक रहा और अब तक की जो तमाम सारी पहला ब्रेक तो मैं आपको, अगर वो ब्रेक नहीं कहूँगा, वो काम हाँ, शुरुआत है। घूमने गए थे, अभी उस तरीके से अगर देखा जाए, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आप करें, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ कि अभी उस तरीके से मैंने उपलब्धियाँ नहीं हासिल की। मैं अगर देखा जाए कि मुझे लोग क्यों ही सुने, इसलिए सुने, लेकिन मैं ब्रेक नहीं कहूँ, लेकिन पहला काम मुझे मिला, तो उससे एक तो वो बना। फिर 22 में जब दोबारा पहुँचा, तो 6-7 महीने कुछ भी नहीं मिला था, परेशान हो गया था, ऑडिशन दे दे के थक गया था, 7 महीने बहुत 7-8 महीने कुछ। फिर पहला मुझे वो मिला था, क्या कहते हैं, ऐड मिला था वीट्रॉन का, पहला ऐड मिला वीट्रॉन कंपनी का मिला था, पूजा हेगड़े के साथ में, डिजिटल ऐड था वो किया। फिर उसी समय मुझे एक सीरियल मिला, 2-3 दिन का उसमें काम किया। फिर उसी समय हम एक प्ले कर रहे थे, यानी वहाँ भी मैं प्ले थिएटर में आज भी करता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थिएटर में आज भी करता हूँ। हाँ, क्योंकि थिएटर ही मेरा सब कुछ है, उसी ने मुझे बनाया है, उसी से मैं आज फिल्में कर रहा हूँ, तो थिएटर को नहीं छोड़ सकता। तो उसी टाइम पे कर रहा था। अब एक मच्चू के पहलवान करके एक फिल्म का ऑडिशन चल रहा था, तो उसी टाइम पे मैंने दिया, मेरा लुक चला गया, वो ऑडिशन दिया मैंने, और उसके साथ साथ उसमें तो 1 महीने बाद मुझे पता चल गया मैं लॉक हो गया उस कैरेक्टर के लिए, तो वो एक फ़िल्म मिली थी, हालांकि उसमें से सीन कट हो गया। तो उसमें श्रेया पिलगावकर जी लीड में हैं, और जितेंद्र कुमार जो अपने जीतू भैया, और सौरभ शुक्ला सर की डायरेक्शन की फिल्म है, तो वो मैंने उसमें लॉक हुआ। लेकिन उसी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म थी केडी, तो केडी में भी मुझे मैंने के उस ऑडिशन से मुझे उसमें काम मिल गया। बहुत बढ़िया। तो अभी फिल्म आई नहीं है,
देखते हैं वो कब तक आती है, रिलीज़ होती है। तो वो तो अभी नहीं आई, लेकिन ड्राई डे OTT पे है, अमेज़ॉन पे। उसमें भी फिल्म देखिए, क्योंकि फ़िल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है, कहानी अच्छा है। मैं दिखूँ ना दिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वो तो जो है सो है। लेकिन फिल्म अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं लोग, क्योंकि कहानी कॉन्सेप्ट अच्छा है उस फिल्म का। मेरे दोस्त बहुत सारे उसमें, बहुत सारे दोस्त हैं उस फिल्म में। आकाश महामना मेरा अच्छा दोस्त है, वो अच्छा एक्टर भी है, वो भी बहुत हेल्प करता है मेरी। तो उसके बाद वो 2 फिल्में की, फिर उसी टाइम पे एक फिल्म का और ऑडिशन आया, यानी कि चल ही रहा था, तो मैंने उसमें भेजा। तो सिस्टर मिडनाइट, ये हॉलीवुड फिल्म है। तो वो भी मैंने उसी टाइम पे, मुझे उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो भी की। फिर उसके बाद औरों में कहाँ दम था, उसका ऑडिशन दिया, तो उसमें भी हो गया। तो वो अजय देवगन के साथ में है, वो तो आपने देखी है और लोगों ने भी देखी, उसमें कुछ सीन 2-3। लेकिन सिस्टर मिडनाइट मेरे लिए बड़ा ब्रेक है, मैं मानता हूँ वो ब्रेक है मेरे लिए। यानी कि मैं जानता हूँ कि पहला ब्रेक वही है। भले उसमें डायलॉग्स नहीं है, लेकिन प्रेजेंस है जितनी है। और हॉलीवुड फिल्म है, इंडिया की स्टोरी है, इंडिया की कहानी है, इंडिया के ही एक्टर हैं सारे के सारे। लेकिन वो जो प्रोडक्शन हाउस है वो लंदन का है, और उसके डायरेक्टर जो है करण कांधारी है। तो उस फिल्म ने ना मुझे एक नया स्किल मुझे अपने अंदर डेवलप करने का मौका मिला, कि बिना डायलॉग के भी मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। बॉडी मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस, ये भी बहुत मायने रखते हैं आपके उसमें। ज़रूरी नहीं है कि लाइन ही हो। तो मेरे एक मानना था, जब मैं इधर बोलते थे तो मैं ये बोलता था हॉलीवुड जाऊँगा, तो ऐसे मैं तो ऐसे ही बोलता था। हाँ, लेकिन मेरा हो गया। तो मुझे लगता है कि हाँ, आप जो सोचो वो होता ज़रूर है। तो एक सिस्टर मिडनाइट मेरी जीवन में बड़ी फिल्म है, और ये रिलीज़ अभी तो कांस फिल्म फेस्टिवल में इसकी ओपनिंग हुई थी, और अभी तक 1 साल तक वो वहाँ के जितने, यानी कि अपने विदेश के जितने भी फेस्टिवल्स हैं, काफ़ी देशों में उसकी स्क्रीनिंग हुई है। तो उसमें उसने फेस्टिवल में नॉमिनेट भी हुई है अवार्डों के लिए। तो वो चली रही है, उसका भी रिलीज़ डेट अनाउंस हुआ है, मार्च में रिलीज़ होगी वो। तो पता चल जाएगी आप लोगों को, तो उसको भी देखिए। अगर अभी तो UK से रिलीज़ है, इंडिया में कब आती है हमें उसका पता नहीं है, लेकिन एक वो है। और उसका लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा था, कहने का मतलब कि पहले। और हाँ, उसमें जो ऑडिशन जो हुआ था ना मेरा, ऐसे नहीं हुआ था कि क्या कहते कि जैसे अपन वीडियो नहीं भेज देते, उस तरीके से नहीं हुआ था। डायरेक्टर सामने बैठा है, अच्छा, इधर ऑडिशन हो रहा है, उन्होंने 2 टेक में ओके कर दिया। फिर 1.5 महीने बाद फिर उन्होंने संपर्क किया मुझसे, बोले आप आपका को एक्टर के साथ ऑडिशन होगा। फिर उनके साथ ऑडिशन दिया। तो उसकी बहुत लंबी प्रोसेस थी, होना नहीं होना, होना नहीं होना, वो चल रहा था। तो वो एक अलग अनुभव है जीवन का, बहुत बारीकी से सिलेक्शन हुआ उसमें। हाँ, बहुत बारीकी से। तो देखिए वो फिल्म आ जाती है तो अच्छा है। और औरों में कहाँ दम था, तो 2 अगस्त को रिलीज नीरज पांडे सर के डायरेक्शन में है। उसकी भी बहुत लंबी प्रोसेस थी उसमें, जैसे शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद भी उसके ऑडिशन लेते रहे, बार बार वीडियो बनवाते रहे अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ। तो आसान नहीं है, लेकिन अगर छोटा भी आपको रोल मिल रहा है ना फिल्म में, आसान नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं। लोगों को लगता है कि जो यहाँ से देख रहे हैं कि यार ये तो गया और काम करने लगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रम निकाल देना चाहिए लोगों को। तो क्या आप याद करते हैं हमारे शहर को, हमारे लोगों को, क्या और अच्छा आप देखना चाहते हैं? मैं छतरपुर को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ काम किया है, बहुत काम किया, और अभी भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है इधर के लिए, इधर के लिए भी बहुत कुछ करना है। मैं बाहर रह रहा हूँ या तो हम कर तो छतरपुर के लिए रहे। आर्ट की क्षेत्र में भी जो भी कुछ भी करना चाहता है, तो मैं कहूँगा कि पढ़ो शिक्षा। हाँ, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि पढ़ो। अभी पढ़ रहा हूँ, अभी बहुत पढ़ता हूँ। पहले नहीं पढ़ता था, लेकिन अभी बहुत पढ़ता हूँ। क्या बात। पहले तो नहीं समझ में आता था, लेकिन अभी समझ में आता है कि कितना ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ नहीं आती ना, तो तुम्हारे हाथ से काम निकल जाता है,
फिर उसको सीखो, स्किल को डेवलप करो। इसलिए पहले ही से तो ऐसे develop पहले ही करो। से ही डेवलप करो। तो मैं एक ही बात कहूँगा, चाहे कोई भी हो, अगर आप एक्टिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं या आर्ट के क्षेत्र में, उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी और पढ़ना हमेशा जारी रखें। तो पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है एक्टर बस के लिए, लेकिन एक्टर को बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो सबसे यही है कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें। और हम जानना चाहेंगे कि आगे कुछ और नया या कुछ और जो आपने अभी शूट किया हो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या हम लोगों को देखने को मिल अभी सकता है। देखो, मैंने जो भी शूट किया है तो मैं उसके नाम तो रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक अनाउंस नहीं होती हैं डेटें तब तक मैं कुछ नहीं उसमें कह सकता। हाँ, लेकिन अभी मेरी एक फ़िल्म का टीज़र आया है, टोस्टर। उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसका टीज़र आ चुका है। और उसकी जो कास्टिंग है रूमिल कास्टिंग करके वहाँ से हुई थी, और राम रावत ने मेरा ऑडिशन किया था। तो वो फिल्म आने वाली है, नेटफ्लिक्स पे आएगी, तो आप लोग देखें। और मेरी जो कुछ फिल्में और आने वाली हैं उनके भी, यानी कि 3 से 4 फिल्में हैं, लेकिन सिस्टर मिडनाइट तो रिलीज़ हो ही रही है, तो उसको भी देखिएगा। और कुछ विज्ञापन है मेरे, वो तो आते रहते हैं, टीवी पे भी आते हैं, कुछ वैसे भी आते हैं। तो देखिए, अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो जो आ जाएगा आपको दिख जाएगा। बिल्कुल। अब बताने के लिए, क्योंकि सामने जब तक प्रोडक्शन डेट अनाउंस नहीं करेगा तब तक हम नहीं बोल सकते कुछ भी। तो सिस्टर मिडनाइट है, टोस्टर आ रही है, तो टोस्टर देखिए, अभी कुछ दिनों में आ जाएगी। जी, हमारा चैनल है जनहितार्थ, जो कोशिश करता है कई लोगों से आपको हम मिलवाएं, उनके बारे में, उनके चरित्र को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो क्या कुछ कहेंगे आप जनहितार्थ? मैं सभी दर्शकों से ये बोलना चाहूँगा कि जन यथार्थ को आप लोग सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो शेयर करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और हम सभी ये प्रार्थना करेंगे कि आप जिस गति से बढ़ रहे हैं वो गति और तेज़ हो, क्योंकि ये छोटी छोटी जो सीढ़ियाँ हैं ये आपको मंजिल तक पहुंचाने में कारगर साबित होंगी। ये हमारी शुभकामना है। आभार, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।